वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आज की हमारी बीपीएससी टीआरई 4.0 विज्ञान की कक्षा में, जहां पर हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 और उसी तरह से 5.0 की भी अगर आप तैयारी करना चाहो। मैं तो नहीं चाहता हूं कि आप 5.0 की तैयारी करो और भाई साहब सभी के सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में ही शिक्षक बन जाए। इसी एक बड़ी और बहुत ही जबरदस्त एक मनोकामना के साथ जो है आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में ही अपने सपने को साकार करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है, एक बार हाथ खड़ा कर देगा, सेशन को लाइक कर देगा। और आप सभी के लिए फिर से एक बार कुलदीप सर लेकर आए हैं हमारे जबरदस्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेशन के साथ, जिसे जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट क्वेश्चन के साथ अपनी तैयारी और भी मजबूत और बेहतर करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रीडम वीक हमारा चल रहा है, वहां पे 71% का ऑफर आप सभी के लिए, और साथ में आप सभी के लिए इसी वीक के ऊपर कुलदीप सर की ओर से जो है एक गिफ्ट देने वाला हो। आप सभी के लिए एक गिफ्ट मिलने वाला है, जो आप सभी के लिए एक सरप्राइज रहेगा। क्या रहेगा? सरप्राइज रहेगा। तो जो जो सरप्राइज को पाना चाहता है अंत तक बने रहेगा, वो जो सरप्राइज है वो अंत में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, है ना, बहुत दिन हो गए हमारे क्लास नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे ब्रेन के ऊपर जो धूल मिट्टी बैठी है उसे साफ करते हैं और जबरदस्त तरीके से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। चलो बताओ, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चलिए जी, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट में आंसर करेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है, जो छवि होती है, वो कैसी होती है? तो आपका उत्तर रहेगा वर्चुअल और अपराइट होते, मान कि आभासी और सीधी रहेगी। भाई काहे पहले ही क्वेश्चन में भाई साहब दम तोड़ रहे हो आधे लोग। कहां से यहाँ पे रियल इमेज बनने लगी भाई साहब? प्लेन मिरर की बात हो रही है तो हमेशा वर्चुअल और अपराइट और सीधी ही बनेगी। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, देखो कौन सा बोला गया है? अवतल दर्पण की बात हो रही है। किसकी हो रही है? अवतल दर्पण की बात हो रही है। सब लोग इसका भी आंसर जल्दी से जड़ देंगे अपने सेशन में। चलो बताओ, और जितने लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आएंगे सेशन को लाइक कर कर अपने क्लास में प्रवेश कर लेंगे। बताओ, अवतल दर्पण की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। सभी को कॉनकेव मिरर तो याद आ ही गया होगा। ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है और उसका फोकस यहाँ पे होता है, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ एफ। तो कैसे होता है? ये ऋणात्मक होता है, माने कि निगेटिव होता है। बराबर है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, जो हमारा प्लेन माने कि जो हमारा समतल दर्पण होता है, उस समतल दर्पण के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। ये हमारे बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। सभी लोग इसका आंसर जड़ देंगे। जिनको पता है वो आंसर लिख देगा, जिनको नहीं पता है ध्यान देंगे। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए उत्तल लेंस जो जिसे वास्तविक छवि बनाता है, जब वस्तु कैसी रखी हो, कहां पर रखी होगी? चलो बताओ, देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये रियल इमेज बनाता है। कब बनाता है? एट फोकस बनाता है, बियॉन्ड 2f बनाता है, या बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनाता है? तो आप सभी का आंसर क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जड़ देंगे इसका आंसर क्या रहेगा। अगर वो रियल इमेज बना रहा है, मान की वास्तविक छवि अगर बना रहा है, तो कहां पर बना रहा है? जी बहुत बढ़िया। और देखो मैक्सिमम लोग ये बोल रहे कि सर बिटवीन पॉइंट एफ और ओ रहेगा। तो आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आपको रियल इमेज पूछा गया है और यहाँ पे आपका उत्तल लेंस है। ऐसे लग रहा है भाई साहब ये 2-4 दिन हमारा क्लास नहीं हुआ है तो सब कुछ भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो। यहाँ पे लेंस की बात हो रही है मेरे भाईजान। भाई राखी में इतने मदमस्त हो गए कि भाई साहब सब कुछ भूल गए हो। उत्तल लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। उत्तल लेंस ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा एफ होता है, यहाँ पे हमारा 2f होता है। हमने पढ़े हैं एफ और 2f के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो भाई साहब, यहाँ पर हमारे रामलाल जी कर दो, इनका प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा आपका रियल इमेज ही बनेगा।
क्या बनेगा, रियल इमेज ही बनने वाला है। तो आंसर क्या आएगा, मोर देन वन ऑफ अबव, एट फोकस और बी बियॉन्ड 2f, ये दोनों भी आपके आंसर रहेंगे। क्या बात सभी को याद आ रहा है? थोड़ी सी धूल मिट्टी हटानी है हमें, है ना, बहुत दिन हो गए। चलो कोई बात नहीं, चलो चौथे क्वेश्चन का आंसर अभी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन हो जाता है। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन केवल आभासी छवि बनाता है। देखो हमने ये क्वेश्चन कितने बार पढ़ा है, फिर भी गलत कर रहे हो। ये होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली अगर उसके टच में नहीं होते हो या रिवीजन नहीं करते तो ऐसा असर आपको देखने को मिलता है। चलो बताओ जी, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, केवल आभासी छवि बनाने वाला कौन है। केवल माने कि ओनली वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। क्या वो कॉनकेव लेंस होता है? जी बिल्कुल सही बात है। क्या आपका प्लेन मिरर? जी बिल्कुल जी, प्लेन मिरर भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर? जी बिल्कुल, ये कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? फिर से बी बोल रहे हो। ये कॉन्वेक्स मिरर कब से रियल इमेज बनाने लगा बताओ? ये कॉनकेव लेंस कब से रियल इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज हमेशा बनाएगा, हमेशा बनाता है। फिर से एक बार सभी लोगों को बीपीएससी ने भाई साहब ले डुबो दिया पानी के अंदर। बताओ कितने लोगों की भैंस जो है भाई साहब पानी में चरने चली गई? बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मोर देन वन ऑफ अबाउ। मैं यही बोलता हूं कि रिवीजन का महत्व कितना ज्यादा होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर अभी कर देंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर सही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपको आभासी छवि के बारे में पूछा जाए तो हमेशा याद रखेगा, केवल आभासी छवि बनाने वाले, केवल आभासी छवि बनाने वाले कौन कौन है। पहली बात तो आपको प्लेन मिरर याद रखना है, जिसे हम समतल दर्पण बोलता हूं, बराबर है। सेकंड कौन सा रहेगा आपका? ये रहेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। कौन रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर, जिसे मैं उत्तल दर्पण बोलूंगा। क्या बोलूंगा? उत्तल दर्पण बोलूंगा। और उसी तरह से रहता है हमारा कॉनकेव लेंस रहता है। कौन रहता है? कॉनकेव लेंस, माने कि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस जो है, ये सभी के सभी जो चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे ओनली एंड ओनली वर्चुअल इमेज माने कि आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है जी। अब इसका आंसर कर दीजिए, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी रहेगी? एकदम सिंपल सा आंसर है, आर। आर एफ जो होता है भाई साहब, ये जो है आर डिवाइड बाय 2 होता है, माने कि सीधा सीधा आधा होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा आधा कर दो, 20 सेंटीमीटर को आधा कर दो तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है। चलो एक क्वेश्चन सही हो गया। चलो अगला सवाल, छठवां सवाल आपके सामने। अब इसका भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे बोला गया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज 0.05। ये टॉपिक मैंने अभी अभी पेड क्लास में डिस्कस किया है। मैग्निफिकेशन फैक्टर को हमने डिफाइन किया था, जिसे हम आवर्धन बोलते हैं, बराबर है। ये क्या होता है जी? ये होता है आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, बराबर है। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। माने कि अब बताओ, अगर +0.5 है माने कि आधा हो गया है। एम क्या दिया है आपको? आधा दिया है। क्या दिया है? आधा दे दिया। चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर करता हो और वो आधा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका आधा आ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ा है और साइज ऑफ इमेज जो है वो छोटा है। ये बात क्लियर होगी सभी को? सभी को समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? और 0.5 यहां पे मैग्निफिकेशन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है जी? रियल। अब देखो यहां पे एनलार्ज तो रहेगा नहीं, डिमिनिश नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? डिमिनिश नजर आ रहा है। और छोटा अगर बन रहा है और +5 है, यहां पे देखो, यहां पे आपका प्लस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? प्लस। और एक बात मुझे बताइए, ये मैग्निफिकेशन फैक्टर या फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? देखो यहां पे क्वेश्चन एक बनता है
कि फोकल लेंथ जो होती है वो किन किन लोगों की पॉजिटिव होती है। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं। फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? चलो दिमाग लगाओ, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव रहेगी? अब देखो यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फोकल लेंथ जैसे मैंने पॉजिटिव बोली तो यहां पे लेंस की बात हो रही, मैग्निफिकेशन फैक्टर हम लेंस के लिए निकालते हैं, बराबर है। अब ये वाला लेंस बोलो यहां पे बन रहा है, ये वाला लेंस बोलो कि इसका फोकल लेंथ इधर होता है, माने कि यहां पर होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या करोगे? अगर कॉन्वेक्स लेंस है 0.5 आपको मिल रहा है तो सीधी सी बात है आपको आंसर रहेगा आपका रियल एंड डिमिनिश्ड रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ, सच में दिल से पूछ रहा हूं, कितने लोगों को लग रहा है कि सर लेंस और मिरर को फिर से एक बार रिवीजन करने की बहुत जरूरत है? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। एक बार देखो, आपकी दिल की बात मेरे तक पहुंच चुकी है और जिस तरह से आप आंसर दे रहे हो मुझे लग रहा है कि पक्का आपको एक बार जो है फिर से एक बार कॉन्वेक्स, कॉनकेव, मिरर और लेंस दोनों की रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक काम करेंगे, कल का सेशन में जब लेकर आऊंगा तो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यही टॉपिक पर हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी? अगर सभी लोग तैयार होंगे तो सेशन को लाइक कर देंगे अगले वाले। ठीक है? चलो कोई नहीं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हमें पता है कंफ्यूजन है, पर कल का सेशन आपके लिए बेहतरीन लेकर आऊंगा जहां पर सभी को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? चलिए इसका आंसर, अवतल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण की बात हो रही है, मान की कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है जी? ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे होता है आपका पोल होता है, यहाँ पे आपका फोकस होता है और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यदि फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए, रामलाल जी हमारे यहां पर आके खड़े हो गए, अब मुझे बताओ यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है कैसे रहेगा? चलिए यहां पर बनने वाला इनका प्रतिबिंब जो कैसे रहेगा, पहली बात तो हमने पता कर दी। तो फोकस और पोल के बीच में जो प्रतिबिंब होता है वो इस साइड बनेगा और कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, बराबर है? ये हमने पढ़ा था। अभी बताओ कैसे ये वर्चुअल रहेगा क्या? नहीं, ये आपको सीधा नजर आ रहा है, मतलब रियल तो होगा नहीं, ये वर्चुअल है। वर्चुअल रहा तो बस अब इन्वर्टेड रह नहीं सकता, तो वर्चुअल रहेगा, इरेट रहेगा और मैग्नीफाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है? लग रहा है उनके माथे के ऊपर की, दिमाग के ऊपर की धूल थोड़ी सी हट गई है। क्या ऐसे लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। डन है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हाँ बहुत बढ़िया, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर देंगे और जहां पे भी शेयर करना चाहोगे वहां पे एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि कल आपका इसी टॉपिक पे आपका मैं क्या लूंगा, सेशन लूंगा, अगर आप तैयार होंगे तो। चलो बताओ इसका आंसर क्या करोगे? वाहनों में पीछे की गाड़ी अगर आ रही है तो बस अब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, सभी ने दे दिया। कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता कोई मुझे बता सकता है क्या? इसकी विशेषता याद रखेगा, यहाँ पे मिरर जो दर्पण बनता है वो हमेशा आपका आभासी बनेगा। कैसे बनेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कैसे बनेगा भाई साहब। ये हमेशा हमेशा माने कि ऑलवेज की बात कर रहा हो, हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और कैसे बनेगा? छोटा बनेगा। कैसे बनेगा? छोटा, माने कि कैसे? डिमिनिश्ड इमेज बनता है। कैसे? डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। डन है? और इसीलिए उसे जो है वाहनों की पीछे से आने वाली जो गाड़ियां होती है साइड से, उनको इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखिए, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, हमारी आंखों की रेटिना जो होती है इसके ऊपर जो इमेज, यहां पर जो छवि बनती है वो कैसी होती है? चलो बताओ आंसर, कैसे होती है? हमेशा कैसे होती है? रियल इनवर्टेड होती है जी, बिल्कुल। देखो पहली बात तो हमें याद रखना है कि रेटिना में हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में? हमारी आंखों में लेंस होता है हमारा ये वाला लेंस। ये वाला लेंस कौन सा है जी? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है? कॉन्वेक्स,
मान कि ये हमारा उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस से बने वाली जो छवि होती है वो कैसी होती है, जनरली हमें रियल मिलती है। रियल अगर है तो बस अब ये अपराइट हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी ने सही उत्तर कर दिया है क्या जी? चलो बहुत बढ़िया। ये रहा, और ये रहा आपका 10वां सवाल, और देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर सकता है। और सभी ऑप्शन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं फिर से एक बार सभी को चेतावनी दे रहा हूं। जी हां, चेतावनी ही समझ लीजिए कि भाई साहब सभी ऑप्शन को अच्छे से देखने के बाद ही आंसर करेंगे, क्योंकि कुलदीप सर भलाई आपको इजी देखने वाले क्वेश्चन होते हैं, पर बीपीएससी के फॉर्मेट में होने के कारण जो है इसमें आपको धोखा दिलाने वाले ऑप्शन में हमेशा इंसर्ट करता हो। चलो बताओ, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं चेतावनी देने के बाद भी अगर आप नहीं समझे हो तो एक बात मुझे बताओ, किसी भी लेंस का पावर निकालते समय फार्मूला 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ करते हैं, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ कर रहते हैं, तो भाई साहब इसकी इकाई 1 डिवाइड बाय मीटर आएगी। मान कि इसे मैं मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं, और इसे ही हम डायोप्टर भी लिखते हैं, तो ये भी इकाई है और ये भी इकाई। यहां पर देख पा रहे हो क्या लिखा है, मीटर के पावर में -1 लिखा है, तो ये भी इकाई, ये भी इकाई। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने चेतावनी को अच्छे से सुने और आंसर ढंग से किए, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना हाथ खड़ा कर देगा। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, और आशा करता हूं सभी को 10 में से 5 से अधिक मार्क्स मिले हैं। ऐसी आशा करता हूं जिनको जिनको 5 से अधिक मार्क्स मिले हैं वो एक बार अपना हाथ खड़ा कर देगा, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और आज के एक नए क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, आपको 5 से अधिक मार्क्स अगर आए तो इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन के ऊपर जो भाई साहब अभी तक जो धूल मची थी, धूल नहीं मची थी, धूम कहां से मच जाएगी, ठीक है, हाँ, जो धूल बैठी थी उसको थोड़ा सा हमने उठाने की कोशिश की है। कल और धूल को पूरा का पूरा भाई साहब हम साफ कर देंगे। ठीक है, सभी लोग कल आ जाएंगे। कल हम जो है मिरर और लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के ऊपर एक बड़ा सा सेशन लेंगे, वहां पर सब कुछ क्लियर कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, जी बिल्कुल जी। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बोट मूविंग ऑन द वाटर, जी बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बाइसिकल मूविंग ऑन द स्मूथ रोड, बिल्कुल जी। फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट्स ऑन द बॉल मूविंग थ्रू एयर। अब बताओ यहां पर क्या बोला गया है? ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया जी। जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है एक बार कमेंट बॉक्स में अपना हाथ खड़ा कर देगा, और सभी लोग मुझे बताएंगे कि किसी भी हवा में या किसी भी द्रव पदार्थ में लगने वाला जो घर्षण होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। इसे ही हम कर्षण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कर्षण के नाम से। और हमारे आने वाली जो एग्जामिनेशन है इसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो घर्षण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जब कभी भी किसी चीज को आप आगे धक्का मारने की कोशिश करते हो, अगर आपका फोर्स इस दिशा में लग रहा है तो हमेशा आपका लगने वाला जो भाई साहब घर्षण रहेगा, जो सतह पर लगता है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कैसे रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसे आपको याद रखना है। डन है, यहां तक क्लियर हो गया जी। चलो ये अगर आपका क्लियर हो गया है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। चलो बताओ कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है, घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो कैसे होता है? ये क्वेश्चन जो है आपके टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जिनको पता है वो आंसर कर देंगे, जिनको नहीं पता याद यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये कार्य जो है कैसे होता है। आपका निगेटिव माने कि ये नकारात्मक होता है। क्यों होता है? ये नकारात्मक होता है। और क्यों होता है अगर ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर रहना चाहिए कि ये रहेगा आपका लगने वाला बल, और ये रहा आपका बल जिसके कारण जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माने कि ये विस्थापन की दिशा है। ये किसकी है? ये विस्थापन की दिशा है। और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो घर्षण बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। दोनों में बनने वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और हमने कार्य का फार्मूला हमने याद कर लिया है। वर्ग बराबर क्या होता है? ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा में अगर आप 180 डिग्री डाल रहे हो तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और इसी के कारण आपका घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसे रहेगा? नकारात्मक माने कि निगेटिव रहेगा। यहां तक डन है? चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से हमारे पास ये 4 प्रकार के जो है विभिन्न टाइप के जो है भाई साहब आपके घर्षण मौजूद है।
अगर आपको पूछा जाए सर्वाधिक घर्षण कौन सा है, सर्वाधिक घर्षण कौन सा है, चलो बताओ, सर्वाधिक घर्षण मान कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन लगाता है। उसी तरह से सबसे कम अगर पूछा जाता है, सबसे कम अगर पूछा जाता है, वो भी सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो वो होता है आपका स्थैतिक घर्षण, माने कि ये होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और सबसे कम अगर पूछा जाता है तो ये होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, माने कि क्या होता है, जिसे हमें कर्षण बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कर्षण बोलूंगा, याद रखेगा। और उसी तरह से घर्षण ना बल्कि बस अब मोशन को अपोज करता है, पर ये गति करने में भी मदद करता है। कितना लोग इस बात को मानते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आया भी है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए जूते के ऊपर सोल के नीचे भाई साहब ये जो आपको इस तरह से धारियां नजर आ रही है, ये भाई साहब किसका टायर है, सबको पता है ये कौन से गाड़ी का टायर है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये भाई साहब हमारे जो है ट्रैक्टर का टायर है, कुछ इस तरह से आपको नजर आया। ये बड़ी बड़ी धारियां जो यहाँ पर बनाए गए, किस लिए बनाए गए भाई साहब, घर्षण बढ़ाने के लिए। किसके लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि हम भाई साहब अच्छे से गति मान कि हम मोशन कर सके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्या घर्षण जो है ये मोशन करने में भी मदद करता है। कितने लोग इस बात से सहमत है। और नई एनसीईआरटी में सेंटेंस लिखा गया है, घर्षण ना बल्कि मोशन के अपोजिट लगता है, उसके विरुद्ध लगता है, बल्कि ये मोशन को हेल्प भी करता है मोशन करने में। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, अगर आपको मैंने बर्फ के रास्ते पे छोड़ दिया, क्या बर्फ के रास्ते पे आप चल पाओगे? जी बिल्कुल नहीं। और इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बर्फ पर चलने के लिए जो बहुत सारे जो माउंटेनर होते हैं, उनके सोल के नीचे भाई साहब कांटे या भाई साहब वो जो होते खीले लगाए होते, बराबर है। तो ऑब्वियसली इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे जो हमारे बीपीएससी में लास्ट टाइम पूछा गया था। बीपीएससी में 2.0 में आया हुआ सवाल है। चलो बताओ, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। घर्षण एक बल है, फ्रिक्शन एक बल है, वो हमेशा कैसे लगता है, ऑलवेज अपोजेस मोशन, ऑलवेज हेल्प इन मोशन, एक्ट्स ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, मोर देन वन ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। अब क्वेश्चन के ऑप्शन को ठीक तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक शब्द डाला गया है, एक वर्ड डाला गया है ऑलवेज, तो ऑब्वियसली ऑलवेज हेल्प्स मोशन, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज अपोजिट मोशन ये आपका बिल्कुल सही, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो शब्दों को पहचानो भाई मेरे, ऑलवेज सपोर्ट मोशन ये गलत है, पर ऑलवेज अपोजिट मोशन ये बिल्कुल सही है। अगर यहां पे ऑलवेज ये शब्द अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। ध्यान रखिए, शब्दों के ऊपर ध्यान रखिए, ऑलवेज अपोजिट मोशन ये हमेशा सही रहेगा। अगर यहाँ पे ऑलवेज शब्द अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन भी आपका सही होता, उस टाइम पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होता। क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो मैं क्वेश्चन की लेवल देखिए किस तरह से लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप कहां पर फंस सकते हो, वो फंसने वाली हर चीज आपको क्वेश्चन में दिखेंगी। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना है, जहां पर हम ये इंडिपेंडेंस डे और वीक ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पर जितने भी हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्लासेस रहेंगे, भाई साहब इतना भी अगर कर लोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। डिटेल में जानना है तो फिर पेड क्लास में आपको आना पड़ेगा। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर 71% का ऑफर वैसे भी जो है पूरे वीक रहने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो तुरंत, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या रहेगा, बॉल बीयरिंग जो है भाई साहब ये घर्षण कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो एक बात मुझे बताओ कि बॉल बेयरिंग में है ना, बॉल बेयरिंग में कौन से प्रकार का घर्षण आपको नजर आता है, कौन से प्रकार का घर्षण नजर आता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे जिनको जिनको पता है, ठीक है जी। कौन सा आता है जी, कौन से प्रकार का घर्षण आपको नजर आएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर यहां पर जो है आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह हमारे एनसीईआरटी से दिया गया क्वेश्चन है, इसका आंसर कर देंगे। देखो क्या पूछा गया है, यह पूछा गया है कि एक खिलौना कार को समान प्रारंभिक गति से छोड़ने पर किस सतह पर सबसे अधिक दूरी तय करेगा? किस सतह पर सबसे अधिक दूरी तय करेगा? जिसका घर्षण कम होगा, जिसका जिनका
जिनका घर्षण कम होगा। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा देख पाए। बहुत बढ़िया जी। क्या रहेगा? क्या रहेगा? मडी सरफेस रहेगा, सीमेंटेड सरफेस रहेगा, पॉलिश मार्बल सरफेस रहेगा, या ब्रिक सरफेस रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो पॉलिश किया हुआ संगम रबर का भाई साहब जो सतह रहेगी वो एकदम चिकनी रहेगी, और जहां पर चिकनाहट है इसका मतलब वहां पे घर्षण भी आपका कम रहेगा, और जहां पे घर्षण कम है भाई साहब वहां पे चीज ज्यादा दूर जाएगी ना। तो सिंपल सा आंसर था ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन है? चलो बहुत बढ़िया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अब देखिए इस सवाल का जवाब जो है थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। थोड़ा सा और हम चेंज हो गए। चलो बताओ, ऑप्शन उल्टा दिया था, ऑप्शन उल्टा दिया था, पर देखना हमारा काम है ना। बीपीएससी क्या कब कर ले भाई साहब कुछ बता नहीं सकता है। ए के बाद सी लग दे, सी के बाद बी और बी के बाद डी अगर लगा दे ऑप्शन, तो आप क्या टिक करके आओगे बताओ? हाँ चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यहां पे ये बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ आपको दिया गया है, और यहां पे एक पार्टिकल जो भाई साहब गोल गोल घूम रहा है जिसका रेडियस आपको आर दिया गया है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द हाफ ऑफ द सर्कल, माने कि आधा वृत्त कंप्लीट करने के बाद ये चीज यहां पर आ गई है। ठीक है, आधा कंप्लीट करने के बाद यहां पर आ गई, तो आपको ये पूछा गया है द डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, माने कि विस्थापन कितना रहेगा। चलो बताओ जी, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करें। सभी लोग 2r बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सभी लोग? 2r। सिंपल सी बात है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक बात मुझे बताओ, ये जो मार्ग आपको नजर आ रहा है ये क्या है जी? आपका डिस्टेंस, माने कि ये दूरी हो गई, बराबर है। और ये सीधा सीधा जो मार्ग आपको नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे मैं बोलूंगा विस्थापन बोलूंगा। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द एंड पोजीशन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये आर है तो ये भी आर है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2r इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? 2r इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मुझे बताए, यहाँ पे भाई साहब दूरी कितनी रहेगी? दूरी का मतलब क्या हो जी भाई साहब? यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, इसका भी आंसर चाहिए। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कोई भी मिस नहीं करेगा। और सभी लोग एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे, क्योंकि बच्चों को शायद पता नहीं कि आज हमारा क्लास होने वाला है। तो जहां पे भी शेयर कर सकते हो एक बार शेयर जरूर मार दीजिएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? दूरी, डिस्टेंस क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो दूरी आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है। हमने भाई साहब पवन सर ने आपको सरकमफरेंस ऑफ सर्कल पढ़ाया होगा। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला आप सभी को पता है, यह आपका 2πr होता है, बराबर है। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 2πr है, इसका आधा कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा? पाई इंटू आर आ जाएगा। माने कि दूरी कितनी है जी आपकी? पाई इंटू आर रहेगी। कितनी रहेगी? पाई इंटू आर रहेगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है जी, तो ये रहेगा आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और ये रहेगी आपकी दूरी, बराबर है। तो ये दूरी अगर निकाल रहे तो बस अब आपका आंसर इतना रहेगा। एक बात मुझे बताइए, सभी लोगों को पूछता हूं, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरी चक्कर के लिए, पूरी चक्कर लगाने के बाद, चक्कर लगाने के बाद उसमें विस्थापन कितना रहेगा? विस्थापन कितना रहेगा? और यहां पे दूरी कितनी तय करी जाएगी भाई साहब? ये आप सभी लोग आंसर करोगे। और यहां पर आपका सर्कुलर मोशन ही किया जा रहा है। ठीक है जी, इस तरह से वो घूम रहा है। तो एक बात मुझे बताएंगे कि ये पूरा एक चक्कर लगाकर अगर यहीं पे वापस आ रहा है तो यहाँ पे विस्थापन कितना रहेगा और दूरी कितनी रहेगी? सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। और सर्कुलर मोशन की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? ये क्वेश्चन भी हमारे 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। बहुत बढ़िया। तो विस्थापन कितना रहेगा? ये रहेगा 0। कितना आएगा? 0। और दूरी कितनी रहेगी भाई साहब? ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया
तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मान के 2 पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और उसी तरह से इसे भी आपको याद रखना है कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, माने कि जो केंद्राभिमुख बल है यह हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यहां पे लगने वाला डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरह से नजर आ रहा है, बराबर है। यह आपका बल और यह आपका विस्थापन, तो यहां पर बन रहा है एंगल आपका 90 डिग्री का। तो अब मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन ऑर्डर टू मूविंग दिस ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन कितना रहेगा। तो आपका आंसर आएगा कि सर कार्य बराबर होता है फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट गुना में कॉस थीटा होता है। ये थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री डाल दोगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 90 होता है आपका 0। अगर ये 0 है तो भाई साहब ये भी कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। और अगर ये कंसेप्ट पसंद आया है तो एक बार लाइक कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये सर्कुलर मोशन का वो एग्जांपल में जो अभी अभी आपको समझाया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट? अब बताओ, ये क्वेश्चन इतना भारी है, ये क्वेश्चन इतना भारी है कि दिखने में भला ही आपको इजी लग रहा होगा, पर जिसने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना भाई साहब, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। चलो बताओ क्या लिखा गया है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये हमेशा ज्यादा और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा? क्या डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है जी? नहीं जी, गलत है। तो ऑब्वियसली सेम बोल देते तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तक डन है। ठीक है, यह हमेशा याद रखेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सभी लोग कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये कैसे रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव, माने कि हमेशा धनात्मक रहेगा। पर डिस्प्लेसमेंट जो है ये 0 भी रह सकता है, ये पॉजिटिव भी रह सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और उसी तरह से ये जो आपका डिस्टेंस मान की दूरी होती है, ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, मान कि इसे मैं बोलूंगा अदिश राशि बोलूंगा। और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मान कि ये आपकी सदिश राशि होती है। ये डन है? डन है। तो इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फास्ट। निम्नलिखित में से कौन दूरी की विशेषता बता रहा है? बताओ। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव रहती। इट कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकती है। इट कैन बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकती है। इट हैज द डायरेक्शन। अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? Which of the following is the characteristics of distance? It is always positive, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। दूरी की बात हो रही है। इट कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकती है। क्या स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा सर ये भी सही है और ये भी सही है, ये 0 नहीं हो सकती है, ये भी तो सही है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ई यहां पर चाहिए था, मोर देन वन ऑफ अबाउ। मोर देन वन ऑफ अबाउ। कितने लोगों को भाई साहब दिमाग में लाइट जला है? कितने लोगों को दिमाग में लाइट जला है कि सर मोर देन वन ऑफ अबाउ होना चाहिए? एक से अधिक जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? एक से अधिक जो है आपका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि यहां पे नॉट भी 0 बोला गया है। डन है। देखो इस लेवल के क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना तो बीपीएससी के क्वेश्चन एकदम बच्चे जैसे नजर आएंगे। कौन इस बात को मान रहा है? क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल बीपीएससी भी सर टफ पैटर्न के साथ हम पढ़ रहे हैं, और इसी पैटर्न के साथ आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा पूरे हफ्ते भर, पर आपको प्रेजेंट रहना है
और आप सभी से मेरा वादा रहेगा कि ये पूरे क्वेश्चन जो लेकर आऊंगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही रहेंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी यू। बोला गया है कि किसी एक वस्तु को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया जिसकी गति जो है आपकी यू माने कि आपकी यू वेलोसिटी है। द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच इट विल राइज, यहां पे बोला ये फेंकने के बाद ये सबसे ज्यादा कौन से हाइट तक जा सकते हैं, वो हाइट जो है यहां पर आपको पूछा गया है। तो कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है आपको न्यूटन के जो मोशन के इक्वेशन है, गति के जो नियम है, मोशन के जो इक्वेशन है भाई साहब, इनको इस्तेमाल करना है। बराबर है। अब आपको यू दिया है, जहां पर ये जाके रुकेगा तो यहां पे वी आपको पता रहेगा वो कितना रहेगा, आपका 0 रहेगा। वी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ऑब्वियस है। तो बताओ आपका आंसर अभी क्या रहने वाला है? देखते हैं कितना लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, सभी के सही उत्तर आ रहे हैं, पर सभी लोग मैक्सिमम कंफ्यूज। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, एक है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, सेकंड है आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू एस, मान कि यहां पे मैं जी लिख दूंगा। बराबर है। अब मुझे बताओ इसका आंसर। अब देखो यहां पे इक्वेशन में आपको समय का कहीं पे भी इन्होंने जो है जिक्र नहीं किया है, मान कि टी नहीं है, मान कि ये 2 इक्वेशन तो उड़ा ही दो। आपको v इज इक्वल टू 0 दिया है, तो मतलब आपका यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी इंटू एस आ जाएगा। हमें क्या चाहिए जी बताओ, हमें क्या पूछा गया है? हमें एस पूछा गया है, मान कि एच पूछा गया है। तो ये आ गया आपका यू स्क्वायर बराबर 2 जी इंटू एच आ जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा आपका यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर आया। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। कितने लोगों ने सही उत्तर किया, एक बार हाथ, क्योंकि यहाँ पे समय के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है। समय के बारे में अगर बताया होता तो ऑब्वियस है पहला या दूसरा इक्वेशन में से हम इस्तेमाल करते कोई ना कोई एक, पर यहाँ पे समय के बारे में बताया ही नहीं गई है, और ना ही भाई किसी ऑप्शन में आपको टी नजर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें थर्ड इक्वेशन को ही यूज करना था। बराबर है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है। बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक वस्तु को ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गिरते समय एक समान रहता है? यहां पे ये बोला गया है कि किसी बॉल को अगर ऊपर से मैंने छोड़ दिया, ऊपर से मैंने छोड़ दिया, तो भाई साहब जब तक ये फर्श के ऊपर आ ना जाए तब तक कौन सी एक चीज जो है वो यूनिफॉर्म होती है, वो कांस्टेंट होती है? चलो बताओ, क्या उसका एक्सेलरेशन रहेगा, क्या उसका मोमेंटम रहेगा, उसकी गतिज ऊर्जा, या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? चलो बताओ जी। अब इसका जिसने आंसर दे दिया ना, उसको बस अब मैं पहले 100 तोहफों की सलामी दे रहा हूं। क्या हो, चलो बताओ। 100 तोहफों की सलामी आप सभी के लिए, जिसने भी इसका आंसर सही बता दिया है। और क्या बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से बस अब आप सभी के लिए मेरी तरफ से जो है 100 तोहफे की सलामी। एसरेशन यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और एसरेशन माने कि सिंपल कितना रहेगा, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ये आपको समझ में आ गया है। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, रहेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है, और हमने पढ़े कि वेलोसिटी कैसे होती है, ऊपर से जब नीचे वस्तु आ रही है तो उसका वेग जो है वो बढ़ता है। बराबर है। तो ऑब्वियसली मोमेंटम उसका बदलेगा। ये अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बदलेगी, और पोटेंशियल एनर्जी, उसका डिस्प्लेसमेंट हाइट कम हो रहा था वो भी चेंज हो जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका? एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है? ठीक है, सभी लोग मुझे, ये जो हमारा रेखीय संवेग है इसकी ऐसा यूनिट क्या है? सभी लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता देंगे। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट तो आपको पता ही है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। इसकी इकाई क्या रहेगी? ये रहेगी 9.8। ये 9.8 तो सभी को पता है, ये 9.8 तो आप सभी को पता है। मुझे बताओ उसकी इकाई, ठीक है, क्या रहेगी? देखो यहाँ पे कुछ लोग मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, आपकी
इसकी इकाई रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वही अगर मैं मोमेंटम की अगर इकाई लिखूं तो क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा? केजी मीटर पर सेकंड। क्या रहेगा? केजी मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। केजी मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। डन है? डन है? याद रहेगा? याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलो एक सवाल मैं पूछता हूं आप सभी से, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। देखते हैं कौन सही उत्तर करता है। मान लीजिए हमारी धरती है और मान लीजिए हमारा हमारा चंदू मामा है, ठीक है जी। लगभग 1 किलोमीटर की हाइट से, कितना? 1 किलोमीटर की हाइट से 1 किलोग्राम जो वस्तु को मैं यहां से छोड़ रहा हूं, और मून के ऊपर भी लगभग लगभग जो है 1 किलोमीटर की ही हाइट है, और इसका मास जो है वो भी आपका 1 किलोग्राम है। तो अगर मैं दोनों को छोड़ रहा हूं तो कौन सबसे पहले नीचे जो है वो आपके धरती पर या चांद पर आएगा? देखते हैं कौन इसका सही उत्तर कर रहा है। देखते हैं सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलने वाला, क्योंकि पहले ही हमारे शिक्षा विभाग ने बोल दिया है कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो पेपर आएगा वो लगभग लगभग टीआरई 1 के लेवल का आने वाला है। और टीआरई 1 अगर आपने देखा है तो भाई साहब टीआरई 1 का लेवल जो है ऊपर से भी ऊपर का था। चलो बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर देंगे कौन सबसे पहले नीचे आएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर दोनों भी समान समान नीचे आएंगे। क्यों जी? क्योंकि हमारा जो स्मॉल जी होता है, जिसे मैं त्वरण बोलता हूं, जिसे मैं गुरुत्वीय त्वरण बोलता हूं, ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ये किसी भी वस्तु के भाई साहब द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं होता। ये हमने पढ़े हैं। चाहे 1 किलो का रखो भाई साहब, 2.5 किलो का रखो, 12 किलो का, या कोई भी रखो, वो समान गति से ही नीचे आएंगे। बशर्ते यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ की हवा हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हवा हमें निकालनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखना है। डन है? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। ये तो एकदम इजी वाला है, और आपको बता दूं सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में आया हुआ है, हमारे बीपीएससी में आया हो। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया जी। सभी लोग सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। सभी लोग सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे, बढ़िया तरीके से। और टारगेट रखते कि आज कम से कम 1,500 बच्चा जो है हमारे सेशन में आना चाहिए। ठीक है जी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं। देखो लाइक अभी तक हमारे 1000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो देखते हैं 1000वां लाइक कौन कंप्लीट करता है। तो सभी लोग एक साथ लाइक कर देंगे बढ़िया तरीके से। चलो बताओ, व्हेन द मिल्क इज चर्न विगरसली द क्रीम फ्रॉम इट सेपरेट ओवर ड्यू टू, किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसकी वजह से? अपकेंद्रीय बल। या अपकेंद्रीय बल जो है भाई साहब, इसे फॉल्स फोर्स या सूडो फोर्स भी बोला जाता है। PSUE सूडो फोर्स भी बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी? और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कई काम में जो है इस्तेमाल किया जाता है ना, बल्कि ये क्रीम बनाने में। हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है, हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है, इस वॉशिंग मशीन में भी जो बस अब कपड़े सुखाया जाता है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम आएगा। और उसी तरह से हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, इस ब्लड को बस अब प्लाज्मा अलग करने के लिए और उसकी कोशिका अलग करने के लिए भी हम इस अपकेंद्रीय बल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात मुझे बताइए, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं कि मान लीजिए ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, इसकी जो घूर्णन गति है, जो रोटेशनल स्पीड है, अगर मैं इसकी घूर्णन गति अगर बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसकी घूर्णन गति अगर बढ़ जाए, तो इसका हमारे जो जी है, हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है, उस गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर असर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, ये घटेगा। ऑप्शन नंबर सी, समान रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी आपको पता ही है। चलो बताओ सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देंगे कि अगर घूर्णन गति, मान के जिसे मैं रोटेशनल मोशन या रोटेशनल स्पीड बोलता हूं, अगर मैं घूर्णन गति मान की रोटेशनल स्पीड अगर मैं धरती की बढ़ा दूं, तो उसके कारण हमारे जी के ऊपर असर क्या होगा? क्या वो कम होगा, बढ़ेगा, या कोई भी उसके ऊपर असर नहीं होगा? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है।
मैक्सिमम लोग जो उत्तर कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर कर रहे हैं, सी ही आंसर करे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अरे सिंपल सी बात, एक बात मुझे बताओ, जी का मतलब क्या है? ये धरती की तरफ लगने वाला बल है, जो धरती की तरफ लगने वाले बल को डिफाइन कर रहा है। अगर मान लीजिए इसकी अगर घूर्णन गति बढ़ा रहा हो तो भाई साहब बाहरी तरफ लगने वाला जो आपका अपकेंद्रीय बल है, जिसे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो, भाई साहब ये बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये बल आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना, ये कम हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी माने कि घटेगा रहेगा। बक नहीं भाई, बक ही राहु पर आपका भक भक चल रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बी फॉर बक बोल सकते हो। डन है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट, जल्दी जल्दी। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बताओ। चलिए बढ़िया तरह से आंसर करेंगे सभी लोग। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या रहेगा? और यहाँ पे सभी लोग आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। आज बात मुझे बताओ, अगर रेखीय मान की लीनियर मोशन अगर कोई कर रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए से शुरू हुई और बी पर जाकर रुकी है, तो इसका विस्थापन कितना रहेगा? चलो बताओ जी। इसका विस्थापन मैं बोलूंगा, मान लीजिए आपका 1 मीटर का इसका विस्थापन है, तो आप बोलोगे सर इसकी दूरी भी तो 1 ही 1 ही मीटर है ना, तो इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो बस आप दोनों भी तो समान है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। किसके लिए? किसके लिए? रेखीय के लिए। पर यहां पे अब देखो सवाल पे थोड़ा ध्यान देंगे। मुझे कुछ लोग जो है ऑप्शन नंबर डी भी टिक करे, उनको भी बता दूं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है यहां पर नहीं बताया गया है। हमने रेखीय संवेग के लिए तो निकाल लिया कि अगर सीधी इसमें जा रहे तो हम बोल सकते वो इक्वल टू 1 है। पर अगर मान लीजिए आड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो आड़ा टेढ़ा जा रहा है तो क्या करोगे? इसमें देखो आपका डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, जो लाल रेखा नजर आ रही है आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे जो आपके नीली रेखा नजर आ रही है ये आपकी दूरी है। तो इस केस में अगर मैं इनका अगर रेशियो लेता हूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, तो ये कैसे आएगा? ये लेस देन 1 आएगा। तो इसके लिए ये जो रेशियो रहेगा ये लेस देन 1। क्यों? क्योंकि दूरी बड़ी है आपके विस्थापन से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है एक बार हाथ खड़ा कर देंगे? जी बिल्कुल डी ही होगा, मैं वही तो बात कर रहा हूं। कुछ लोगों ने जो वैसा ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया था उनके लिए बता रहा हूं, ये ऑप्शन किसके लिए है? ये ऑप्शन जो है आपका जो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है या मोशन होता है, जो सीधी माने कि सीधी रेखा में अगर आपका गतिमान है कोई चीज, तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पर यहां पे आपका पाथ डिफाइन नहीं किया गया है, आपका मार्ग कैसा, आपका रास्ता कैसे बताया गया नहीं है। पर अगर इस तरह का रास्ता रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उस टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, इसी क्वेश्चन के आधार पर देखते कितने लोग आंसर कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमारी कोई चीज जो है वैसा वस्तु जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बराबर है? क्या बात है, क्या गोला निकला है, बराबर। पहली बार जो है परफेक्ट सर्कल निकलते खुद को ही देख रहा हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट जो नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है, ये जो भाई साहब उसने आधा सर्कल कवर करके यहां पर पहुंच गया है। तो यहां पर अगर आपको पूछा जाता है और इसका रेडियस जो है ये मान लीजिएगा आपका कितना है जी? आर है। कितना है? आर। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे दूरी और विस्थापन इसका रेशियो कितना रहेगा? ठीक है, इसका रेशियो कितना रहेगा? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे।
चलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे कि यहां पे इसका आंसर आपका क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी। जी, ऑप्शन में तो कहा संशोधन करने वाले हो प्रिंस जी। चलो सभी लोग आंसर करेंगे। अब देखो यहां पे गलती ना करिएगा, ठीक है, गलती ना करिएगा। आप सभी को हमने अभी अभी सॉल्व किया है जी, दूरी कितना होता है बताओ। अगर आधा सर्कल कंप्लीट करा तो हमने दूरी निकाली थी भाई साहब, पाई इंटू आर था, ये आपकी दूरी है और ये आपका विस्थापन हो गया। दूरी अगर आपका पाई इंटू आर है और विस्थापन अगर आर है तो आपका आंसर कितना आएगा, पाई आएगा। रेशो क्या आएगा आपका, पाई आएगा। और यहां पे 1 आंसर कर रहे हो। आधा सर्कल उसने कंप्लीट किया है, फॉर हाफ सर्कल। अब देखो, जितने दिन हमारे क्लास नहीं हुए ना, उतने दिन केवल मैंने बीपीएससी के टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3.0 की री एग्जाम तक जितने क्वेश्चन है उनका सभी का बहुत ही डीपली और फ्रॉम एनसीईआरटी आपका एनालिसिस किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो क्वेश्चन की संभावना बनने वाली है आने वाले आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, वो सभी क्वेश्चन इस पूरे सीरीज में मैं कवर कर रहा हूं एक एक। और आप सभी को लग भी रहा होगा, पक्का लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के लेवल को भी उसको तोड़कर आगे जा रहे। कितने लोग इस बात को मानते, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। कितने लोग इस बात को मानते, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। और अगर इस बात को मानते हो तो याद रखेगा, कल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में कल लेकर आने वाला हूं, जहां पर आप सभी के द्वारा जो है मिरर, लाइट और उसी तरह से लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, यहाँ के मैक्सिमम क्वेश्चन हम कल कवर करने वाले हैं। तो जिन जिन को पता है कि बस अब आपको आना है, कल पक्का जो है सेशन को हमारे लाइक कर देंगे, जहां पे भी शेयर करना चाहोगे जरूर शेयर कर देंगे। और आपको बता दूं कि इस खास मौके के ऊपर आज से कितने लोग जो है सर ये जितने भी आपकी ये हो रही है सेशन, इसकी टेस्ट देना चाहते हैं, चलो बताओ कितने लोग जो है टेस्ट देना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। मैंने बोला था कि आप सभी के लिए मैं एक गिफ्ट दूंगा, आप सभी के लिए एक गिफ्ट रहेगा कुलदीप सर की ओर से। जितने लोग जो है आप टेस्ट देना चाहते हो, सर इतने जबरदस्त क्वेश्चन तो आपने लाए है पर हमने टेस्ट भी देना है, अगर आपको टेस्ट देना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को, ठीक है जी, ऐप डाउनलोड कर देना है, ऐप डाउनलोड कर देना है। इस ऐप के अंदर जो है आपको डेली 25 मार्क्स की फ्री टेस्ट आपको मिलेगी, ये फ्री टेस्ट आपको मिलेगी। और आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये 25 क्वेश्चन उसी टॉपिक के आधार पर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी जो तैयारी रहेगी ना भाई साहब, बिल्कुल जंग के लिए रहेगी। तो इसी जंग को हम फिर से एक बार लड़ेंगे, फिर से एक बार इसे आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से हम क्वेश्चन पढ़कर अपनी तैयारी को जांचेंगे और उसको बेहतर से बेहतर जो है नई ऊंचाई के ऊपर लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिनको जिनको सेशन पसंद आया लाइक कर देंगे, शेयर कर देगा, जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब कर देगा। और उसी तरह से एक नया क्वेश्चन आप सभी के लिए एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। और उसी तरह से आपको कौन से टॉपिक है जो हार्ड लगते हैं वो भी लिख देंगे और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आधे घंटा लगभग 30 मिनट जो है मैं अभी कमेंट सेक्शन पर रहने वाला हूं। जिसको जो भी डिफिकल्टी लगती है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में आपके साथ ही जो है थोड़ा आधे घंटे तक मैं चार्ट कर दूंगा, ठीक है जी, डन है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में जबरदस्त तरीके से। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ठीक है। कमेंट की मैं राह देख रहा हूं, जो कमेंट करेगा उसको मेरा रिप्लाई भी जरूर आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।